सॉरी टू से मैंने लाहौर में भी काम किया है। लाहौर में जो लोग हैं ना वो प्रोफेशनल नहीं है। कराची में प्रोफेशनलिज्म भी बहुत है। यहाँ पे जो है ना वो जुगाड़ू काम नहीं होता। मैं हूँ शाहिद अफरीदी तेरे बिन एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट सेल्फ निगेशन। गिविंग एन इनसाइट इनटू द लॉबी कल्चर आई थिंक अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ। आई वॉज बिट स्मार्ट। मुझे लगता था कि अब मेरा चांस है एक ऐसी फील्ड में आना जहाँ दूर दूर तक कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। सो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। जो आपका शौक है वही आपका पैशन बन जाए और वही पैशन जो है वो आपको पैसा भी कमा के दे, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। मुझे पता है आप गाते हैं। अच्छा गाने में और गाने में फ़र्क है, तो मैं गाता हूँ बस। Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. Assalamu alaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. Boy oh boy, are we ready for an episode that is all set to inspire and entertain. This young lad came from Sialkot all the way to Karachi, the bustling lights, the fancy lights, the intimidating lights. Let's hear from the man himself. Tere bin, main hu Shahid Afridi. Sir, what's up? I'm good, you tell. I'm good. Random, but yes, Ah. good to catch up, yaar. Finally यार, thanks to you should thank to your dad first. ओ बिल्कुल सबसे पहले जिनकी वजह से मैं आ गया हूँ। Otherwise सर मैं थैंक यू वो मैं कैमरा तुम्हें के एक साल पीछे पहले मिला था बस। एक साल बाद ही हम लोग कैच अप कर रहे हैं एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली इट्स गुड टू कैच अप हाउस लाइफ बिल्कुल यार, सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बस काम वाम और घर के काम और क्या। ये तो अच्छी बात है ना हाँ स्टेइंग बहुत। बिजी Yes. आसिम भाई बट इफ आई लुक एट योर जर्नी ब्लोन अवे दैट स्मॉल चाइल्ड केम फ्रॉम सियालकोट जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नथिंग और कराची जैसे इंटिमिडेटिंग सिटी में आके सर आई वांट दैट इनसाइट प्लीज यार, यार आपका पूरा है एक्चुअली ना मेरे ख्याल से ये एक इंस्पिरेशनल बात भी है और एक वो जो लोग समझते हैं कि यार छोटे शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं करके दिखा सकते। सबसे तो ज़्यादा उनके वही लिए- करके दिखाया जाता है। हाँ हाँ, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन ये होता है कि आपको एक स्टेप लेना पड़ता है और एक ऐसे शहर में आना जहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो वहाँ आके स्ट्रगल करना और फिर थोड़ी सी अपनी जगह बनाना। अभी बहुत जगह बनाना बाकी है ओह, अल्हम्दुलिल्लाह, exactly. लेकिन ये है कि जितनी बना ली है वो भी कम नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं हैं और बिल्कुल, माशाल्लाह। लोगों का साथ है। बीच में जब आपने बात की कि ऑब्वियसली आसान नहीं है यू डिड नॉट हैव फैमिली और फ्रेंड्स एज वेल, तो ये कितना मेंटल टोल पे कितना हाउ मच डिड इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? यार एक्चुअली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, तो आपके पास ना सबसे ज़्यादा जो आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है पैसा कमाने की। सही कि है। आपने जो है वो किसी ऐसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना जहाँ पे जो है वो पैसा ना आ रहा हो, बस आपका वक्त ज़ाया हो रहा हो। Okay. तो जिस एज में मैं आया था उसमें ऐसा ही था कि मेरी जॉब थी। आई वॉज डूइंग जॉब इन सियालकोट एज एन इंटरनल ऑडिटर। Okay, तो वो wow. ऑडिट की जॉब छोड़ के लगी लगाई तनख्वाह जो होती है वो उस ज़माने में लाइक आई वॉज गेटिंग 25,000। Okay, wow, तो that's वो big. छोड़ के यहाँ आना और यहाँ फिर अपना ना कोई रिश्तेदार है ना कोई दोस्त है, खाना पकाना भी खुद करो, रहना भी Good यार। कहीं कैसे करोगे कुछ पता नहीं था। Bachelor life तो यू कैन से यार अल्लाह के जो सहारे इंसान चल पड़ता है ना। क्या कहते हैं वो, मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था सियालकोट से आते हुए कि मैंने तारिक बिन ज़याद की तरह अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। सही है। तारिक बिन ज़याद एक जंगजू थे इस्लाम के, तो वो उन्होंने भी जो है वो अपने फ़ौजियों को हुक्म दिया था कि जो कश्तियाँ हैं वो जला दो। सही उसकी वजह ये है कि आपको वापसी का रास्ता ना मिले। अगर कश्तियाँ सही सलामत होती तो उनको वापस जाना पड़ता। सो वो क्या कहते हैं ना, एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है आपका। तो मेरे लिए भी वही रास्ता था कि यार मैं नाकाम होके वापस नहीं जा सकता। तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। नहीं तो खाला भी आगे बोलेगी कि यार तू तो एक्टर बनने चल रहा है कराची। तो यू नो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं। सो अल्लाह का शुक्र है वो कभी नौबत आई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो
पंजाब की जहाँ तक हम ये कल्चर कर रहे हैं, ये कल्चर की बात कर रहे थे, ये अभी तक होता है कि बेटा क्या करता है, बेटा ड्रामे करता है? यार नहीं, अब आके ना सोशल मीडिया की वजह से बहुत चेंज आ चुका है। लाइक बहुत सारे ऐसे अच्छे घराने के लोग भी हैं जो अब चाहते हैं कि यार उनके बच्चे बच्चियां जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आएँ, क्योंकि एक तो ये है कि एक उनका पैशन होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपका शौक़ है वही आपका पैशन बन जाए, और वही पैशन जो है वो आपको पैसा भी कमा के दे, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। बात है। तो अब वो नहीं है, लेकिन बैक इन लाइक अर्ली 2000 तो मेरी दादी अम्मा खुद जो हैं वो लाइक एक बड़ा मज़े का लफ्ज़ बोलती थी, लाइक इन नॉट इन दैट वे, बट वो पंजाब के ना कल्चर में बहुत ज़्यादा था पहले, अब तो शायद इतना नहीं है। तो वो मैं अगर गाना भी गाता था ना या हल्का सा डांस भी करता था, तो वो अपना जूता उतार के मुझे मारती थी और बोलती थी कंजर बनना है, कंजर। तो वो उस ज़माने में ना, तो वो ज़रा इस तरह से बड़े लोग कहते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल। सो या ओके, सही है, फेयर ना। बीच में आपने बात की कि लिखने का शौक था, डायरी लिखने का शौक था। यार नहीं, एक्चुअली डायरी लिखने का शौक़ नहीं है वो। मैं डायरी कभी कभार अभी भी लिखता हूँ, जब बहुत कोई मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही ख़ास मौका हो, या कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो चुका हो। जैसे मेरे दादा अब्बू की वफ़ात हुई, तो मैंने अपनी डायरी में लिख दिया कि इस तारीख को। बेसिकली मेरे जो दादा हैं उनकी आदत थी, तो मैंने उनकी एक डायरी पढ़ी थी, वो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है अब। तो उनकी एक डायरी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने हर बच्चे की, लाइक जितने भी उनके पोते पोतियाँ थे, उनकी पैदाइश का नाम, मतलब नाम, बच्चे का नाम, तारीख, दिन, कहाँ बच्चा पैदा हुआ, सब लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ना, कि याद रहता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। लेकिन जिस लिखने की आप बात कर रहे हो वो लिखना दूसरा लिखना है। कोई लाइक आप इबारत लिख लेते हो, कोई शेर व शायरी लिख लेते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम पोइट, बट आपको शौक तो है? शौक नहीं है यार, मतलब कुछ अल्फाज कह लें कि डिफरेंट तरीके से आते हैं जहन में। लाइक एक बात आप सीधी तरह भी कह सकते हो, लेकिन आपके जहन में जो उन चीज़ों के लिए अल्फाज निकलते हैं वो थोड़े डिफरेंट वे में निकलते हैं, जिसको हम शायरी कहते हैं। कि एक बड़ी गहरी बात और बड़ी बात जो है वो आप छोटे लफ्ज़ों में 2 लाइनों में बयान कर देते हो। ये एक स्किल है, तो बहुत बड़ा स्किल है। वो है सर, सो सलाम है। थैंक यू। तो जैसे मेरा एक शेर है, मेरा अपना लिखा हुआ है कि इरादे सब अंधेरों में हुए गुम यूं कि अब बस, इरादे सब अंधेरों में हुए गुम यूं कि अब बस, मैं अब भी हूँ वहीं जहाँ निकला था कल तन्हा। तो तो कहने का मकसद ये होता है, तशरीह करे ना तो हाँ, ये ना आजकल के नौजवानों को समझ नहीं आती यार। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मेरे इरादे थे, जो मैं बनना चाहता था, ये हर किसी के लिए है, बेशक वो मोहब्बत करने वाला हो या एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहा हो। कि वो कहते हैं जी, या कह लो कि अल्लाह और इंसान का जो ताल्लुक़ होता है, कि कहते हैं कि जो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे होते हो वो होता नहीं है, और जो अल्लाह आप अपनी मर्ज़ी से अल्लाह आपकी लाइफ में कर रहा होता है। इसमें भी एक शेर है, आई थिंक मुझे भी हाँ, याद नहीं आ रहा, हाँ, बट कुछ ऐसा है वो क्लिक जो कर तेरी, वो बेसिकली आयत है, वो बेसिकली आयत है, सॉरी माय बैड, उसका तर्जुमा है। तो उसी को कह लें कि आप उस वे में ये चीज़ आ सकती है कि इरादे सब अंधेरों में हुए गुम यूं कि अब बस, कि मेरे जितने भी इरादे थे वो अब अंधेरों में ऐसे गुम हो चुके हैं कि मेरी अब बस हो गई है, कि मैं अब भी हूँ वहीं, मैं अभी भी वहीं हूँ जहाँ निकला था कल तन्हा। कि जहाँ से मैं कल मतलब पास्ट में अकेला निकला था, आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ। सो ये आपको एक मोटिवेशन देती है कि आप जितने भी बड़े स्टार बन जाओ, जितना भी बड़ा नाम आपका हो जाए, लेकिन आप वही फील करो कि मैं वहीं हूँ जहाँ से मैं कल अकेला निकला था। सो ये आप तो आप उस हवाले से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। सो ये आपके जहन पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे कंसीव करते हो। सो कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। तो या उन्हीं के ऊपर है ऐसे में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं आपको जानता हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर। अब जैसे सियालकोट से हम कराची की इंडस्ट्री शिफ्ट की तो बात कर रहे हैं कि यू केम फ्रॉम सियालकोट, यू केम टू कराची एंड यू मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू आर मेकिंग। बट इतना आसान तो नहीं होता, गिवन हाउ इंटिमिडेटिंग द सिटी कैन गेट। मुश्किल तो था।
But या- do यार- you want to highlight specific obstacles? बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात ही होती है कि देखो, अगर आप जैसे मैं सियालकोट में, जैसे मैंने बताया कि मैं आई वॉज इंटरनल ऑडिटर, अब ऑडिट की फील्ड से निकल के अगर मैं यहाँ एज एन ऑडिटर ही जॉब करने आता तो वो इतना स्ट्रगलिंग ना होता, आसान होता, shift क्योंकि मुझे आसान पता है कि होता। यार ओके सीवी मेरी बनी हुई है, आई हैव टू पुट अप द सीवीज, और जहाँ मुझे जॉब मिलेगी तो वहाँ से ऑफ़र आ जाएगी तो मैं कर लूँगा ज्वाइन। बट एक एंटायर फील्ड को चेंज वो करना बहुत बड़ा paradigm और, shift है। और शिफ्टिंग भी ऐसी फील्ड में जहाँ क्या कहते हैं ना, नॉर्मली बोला जाता है हवाई रोज़ी, कि Exactly. आपको पता नहीं है कि अभी भी मुझे पता नहीं कि कल अगर मैं फ्री हूँ तो कल यू नेवर नो कि कल मुझे कमर्शियल की कॉल आ जाए या किसी शो के लिए कॉल आ जाए या कुछ आ जाए। सो ये हवाई रोज़ी है। तो एक ऐसी फील्ड में आना जहाँ दूर दूर तक कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, सो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, अभी भी रिस्की है। लेकिन अब जो है वो पहले ज़माने के मुकाबले में अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। सही है। सो स्ट्रगलिंग तो था, बहुत बहुत था। तो सबसे ज़्यादा इस वजह से था कि मेरे यहाँ पे रिलेटिव नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे उस ज़माने में। सो अकेले रहना करना सारी चीज़ें, और लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन थी उस ज़माने में बैक इन 2013, सो वो काफी गंदी थी लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन तो। लिटरली मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई भूख के काटी हुई है या मैं बहुत पैदल चला हुआ हूँ, ऐसा मैं कुछ वो नहीं बोलूँगा, रवायती जुमले जो होते हैं जी मेरी नहीं अक्सर लोगों की होती है ऐसी जर्नी कि वो जूते घिस गए स्टूडियोज़ के चक्कर लगाते लगाते। आई वॉज बिट स्मार्ट, मुझे लगता था कि अब मेरा चांस है, तो मैं वहाँ मैंने चांस लिया जहाँ मुझे लगता था कि यार यहाँ मेरा काम बन सकता है। मैं फजूल में जो है वो मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। जैसे जब मैं सियालकोट में रहता था मैंने कभी लाहौर के चक्कर नहीं लगाए स्टूडियोज़ के कि यार ओके मुझे एक्टर बनना है। तो इस तरह से जहाँ मुझे मौका मिला, ये हीरो बनने की तरंग जो मैंने विन किया था शो बैक इन 2009, तो वो मौका एक ऐसा था कि जहाँ मुझे उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी थी। सो मैंने पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन के लिए गया, ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया, फिर कराची आया, कंपटीशन एपिसोड हुए एंड आई वाज अ विनर। सो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट यस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब शायद अब इस ज़माने में होता तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों का अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। सो आई वाज लकी इनफ के उस ज़माने में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट था माहौल। लेकिन स्ट्रगल की जो बात आप कर रहे हैं वो तो अभी भी चल रही है और पहले भी चल रही है। आई थिंक तरंग इज एक्चुअली अ टेस्टमेंट टू योर रेजिलियंस कि यस मैं करके रहूँगा। एट द सेम टाइम बीच में आपने बात की कि सियालकोट से आप लाहौर नहीं जाते थे। यू गिव मी इंसाइट ऑन दिस। कराची और लाहौर के कॉन्फ्लिक्ट की हम बहुत बातें भी सुनते थे कि येस फैशन हमेशा लाहौर का बेहतर है, कराची स्ट्रगल्स। डू वी स्टिल हैव दैट ए एंड बी? इफ़ यू स्टिल हैव दैट इट्स वेरी सैड टू सी पहले तो, बट एट द सेम टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट हमें एक बहुत डिफरेंट चीज़ की तरफ क्वेश्चन आउट या हमारा नैरेटिव खोलता है विच इज़ पोटेंशियल लॉबिंग। यू नो वेयर आई एम गेटिंग टू। यार मैं ना वन बाय वन आपको इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात जो होती है ना, लाहौर कराची की जो बात कर रहे होते हैं लोग, बहुत सिंपल फार्मूला है। जब आप फैशन इंडस्ट्री की बात करते हो वो सारा लाहौर में इसलिए ज़्यादा है कि जितने भी आपकी जो मिल्स हैं, जो फैब्रिक की मिल्स हैं या ब्रांड्स हैं, वो रिलेट करते हैं पंजाब से। ठीक है, फैसलाबाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे टेक्सटाइल की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो पंजाब में है। तो वहाँ जो प्रोडक्ट निकलती है वो ये सोचते हैं कि बजाय हम कराची जाएं और कराची जाके हम ये जो है वो कैंपेन अपनी शूट करें, तो उससे बेहतर है कि लाहौर में ही हम सारा सेटअप करें। तो लाहौर में इसलिए जो फीमेल मॉडल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाहौर में मिल जाएंगी, जो लॉन और डिफरेंट किस्म के जो शूट्स होते हैं वो करने के लिए होते हैं, तो वो बहुत आपको लाहौर में मिलेगा। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेल मॉडल्स भी हैं, फीमेल मॉडल्स भी हैं, तो रोज़ ही सुन रहा होता हूँ यार अच्छा मैं सोचता हूँ यार इतनी शूट हो रही है वहाँ पे, होती है बाकायदा, क्योंकि वहाँ पे एक तो 4 तो सीज़न है आपके, और 4 में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अभी बना ले हुए प्री समर, ठीक है, समर, पोस्ट समर एंड यू नो जैसे नाम बना लो, कुछ भी कर लो। तो वो एक तो वहाँ पे इंडस्ट्री उसकी बहुत है, उसकी वजह यह है कि वो कराची में उतनी नहीं है। एक तो ये साफ बात है। अब रही बात ड्रामा इंडस्ट्री की, तो सॉरी टू से मैंने लाहौर में भी काम किया है। लाहौर में जो लोग हैं ना वो प्रोफेशनल नहीं हैं, इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। काम कर रहे हैं, काम अच्छा करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्रोफेशनल होंगे वहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है। दे आर नॉट दैट मच लॉयल विद देयर वर्क।
कराची में बहुत लॉयल्टी भी है, प्रोफेशनलिज्म भी बहुत है। यहाँ पे जो है ना वो जुगाड़ू काम नहीं होता। Okay. अगर आप किसी एक ढाबे पे भी सीन करने गए हो ना, तो ढाबे वाला अगर आपसे पैसे मांग रहा है कि यार आप मेरी जगह यूज़ कर रहे हो, मुझे Obviously. वट एवर द केसेस, आपसे 1000 रुपये मांग रहा है, 2000 रुपये मांग रहा है, यहाँ प्रोड्यूसर जो है वो घबराएगा नहीं उसको देने के लिए। वहाँ क्या होता है कि वहाँ बस वो चल चलाओ काम होता है कि यार अच्छा ना क्या हो गया, मतलब इस बात के भी हम तुम्हारी दुकान पे शूट कर रहे हैं और तुम्हें ही पैसे दें भाई उसके गाहक रोक के बैठे हुए तुम लोग। तो इस तरह का जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वहाँ पे अभी भी जुगाड़ू काम चलता है। Is that embedded in their culture? नो यार, कल्चर की बात नहीं है, एक्सेप्टेंस की बात है। देखो हम जो एक्टर हैं, जो पंजाब से एक्टर आते हैं कराची में, हम भी तो पंजाब के हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द कल्चर आपको ये चीज़ें नहीं सिखाता कि आप किसी का हक मारो। बात ये होती है कि आपकी अपनी नॉर्म्स होती हैं कि आप क्या सीख कर आए हो। और अगर आपने एक चीज़ को प्रोफेशनली, आप भी तो फ्री में नहीं दे रहे ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप बेच रहे हो ना आगे किसी चैनल को। तो जब भाई आप कमा रहे हो तो वो ठेले वाला या ढाबे वाला कमा लेगा 2000 रुपये या 3000 रुपये एक घंटे के लिए उसकी जगह यूज़ कर रहे हो। वैसे भी आई मीन इन टर्म्स ऑफ पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट देखें तो इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट। मतलब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ अगर एक कोई ड्रामे में एक डॉक्टर का सीन है जिसके 2 सीन हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल एक्टर को हायर करेंगे जूनियर कास्ट में से, लेकिन ये है कि वो उसको पे करेंगे जितना भी वो पे करते हैं, आई डोंट नो द फिगर, बट पे करेंगे। वहाँ क्या होता है कि अच्छा अच्छा और डॉक्टर चाहिए इंज करो कि यार तेरा यार कितने वो जो गड्डियां का काम करता है, यार उन्होंने क्या कल आ जाए तो वो आ जाएगा जी भैन की करना है, और यार तू डॉक्टर बनया था तो तू कहना है आई एम सॉरी मैं थोड़ा मरीज़ नहीं बचा सका। तो वो आगे बोलेगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज मोटर मैकेनिक वाली होगी और वो बना हुआ होगा डॉक्टर। तो यार आप कैसे रिलेट कर सकते हो तो इस तरह का अनप्रोफेशनलिज्म जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है। मैं फिर वही बात करूँगा कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली वहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री का ना होना या अब उस तरह का ना होना वो इस वजह से है कि वहाँ पे प्रोफेशनली काम नहीं होता। मतलब हर चीज़ में ना पैसे बचाने यहाँ से बचा लूँ, तो आपको पता है कि वो प्रोडक्शन क्वालिटी वो नहीं रहती। जहाँ पैसा लगा होता है ना वो चीज़ नज़र आती है। ओके, वैसे आसिम भाई एक मज़ेदार सेइंग है दैट अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसी से रिलेटेड अगर मैं कराची और लाहौर की थोड़ी सी डिबेट को हम आगे भी लेके चलें, कराची और लाहौर का डिफरेंस आपने बता दिया दैट यस फैशन हमारे पास क्यों नहीं है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंड्स एंड ग्रुपिंग प्लेज अ वाइटल रोल। सिंस यू केम हैविंग नो फ्रेंड्स, गिविंग एन इनसाइट इनटू द लॉबी कल्चर आई थिंक अगर एग्जिस्ट करता है तो यू आर द बेस्ट पर्सन हु कुड एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और हर इंडस्ट्री में करता है, लाइक फैशन इंडस्ट्री में भी करता है, और हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा करता है। होता ये है कि अगर आप किसी लॉबी का हिस्सा हो या एक स्पेसिफिक ग्रुप है वहाँ पे आपका आना जाना है, तो फिर जाहिर सी बात है जब उस ग्रुप की पिक्चर्स लगेंगी सोशल मीडिया पे, आप भी नज़र आओगे। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार हाँ भी मुझे इस ग्रुप में घुसना है। वो इस वजह से कि आपको टैग भी करेंगे लोग, फिर आप उस ग्रुप में नज़र आओगे, उस इवेंट में नज़र आओगे। सो ये सारी ना सोच की बात है कि आप कैसे बिलीव करते हो। मैं इस तरह से इसको बिलीव करता हूँ कि मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी सबसे सलाम दुआ है, अच्छी दोस्ती है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है। जो रिस्पेक्ट देता है उसको मैं डबल रिस्पेक्ट देता हूँ। बट इसको मैं इस तरह से कंपेयर करूँगा कि जैसे 2 घोड़े हैं, ठीक है। ओके। एक घोड़े को आप बहुत सजा के, बेहतरीन सजा के, आप उसको नहला धुला के सजा के आप एक रेस के लिए छोड़ दो, ठीक है। और एक तरफ एक नॉर्मल सा घोड़ा है जिसका जो बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं है और बिल्कुल वो खड़ा है, दोनों की रेस स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो लोग कहना शुरू हो जाएंगे, जो सजा हुआ घोड़ा होगा जो बहुत खूबसूरत होगा कि यार ये तो कमाल का घोड़ा है ना, इसने तो इसको छोड़ना भी नहीं, और ये क्या दूसरे की तरफ आपकी नज़र भी नहीं जाएगी। आप बोलोगे यार ये जो घोड़ा है ना ये बहुत कमाल का यार, बहुत हसीन लग रहा है, बस क्या बात है। तो सारे लोग उसकी तारीफ़ें करते जाएंगे। जब रेस स्टार्ट होगी ना तो जो लंबी रेस का घोड़ा होगा ना वो होगा दूसरा वाला। क्योंकि उसको ये शशके और ये चीज़ें उसका मैटर नहीं है, उसका मैटर है रेस जीतना, ठीक है।
तो वो उसका फोकस होगा रेस की तरफ, वो दौड़ता जाएगा। तो एट द एंड वो जो सजा हुआ घोड़ा था ना, जिसकी लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे शुरू में, उसको लोग भूल जाएंगे और तारीफ़ और प्रेज़ जो है वो उसको मिलेगा जो जीतेगा। तो मैं अपने आप को ऐसे समझता हूँ कि मैं सजा हुआ घोड़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं किसी लॉबी का हिस्सा बनना। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी इवेंट पे जाना पसंद नहीं है या मैं जाता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, जो बुलाता है इज़्ज़त से मैं जाता हूँ, ज़रूर जाता हूँ। लेकिन मेरे अंदर वो गर्ज नहीं होता कि यार ओके मुझे जाना है, मुझे पहुँचना है, अच्छा फ़लाँ जगह इवेंट हो रहा है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे इस ग्रुप में घुसना है। जो मुझे मेरे सीनियर भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं, जो मुझे प्यार से इज़्ज़त से बात करेंगे, मैं डबल इज़्ज़त से बात करूँगा, ठीक है, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाऊँगा। तो जो ज़रा यूँ करके बात करेगा और हाथ भी यूँ करके मिलाएगा, तो मैं बोलूँगा भाई खुदा सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा फोकस जो है ना ज़्यादा अपनी मेहनत की तरफ होता है कि मैं मेहनत से आगे पहुँचूँ, क्योंकि एक आपके अंदर एक खून में चीज़ होती है कि आप नहीं वो चीज़ें कर सकते। सो मैं प्रेफर करता हूँ लंबी रेस का घोड़ा। तो अगर नहीं भी आप लॉबी सिस्टम का हिस्सा, तो कोई लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आज भी काम कर रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सेहत दे, मैं काम करता रहूँगा, बूढ़ा होके भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं काम करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, मे बी मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो उतने ज़्यादा ना बढ़ें, या उस तरह से ना उतनी तेज़ी से ना बढ़ें जितनी तेज़ी से शायद कोई लॉबी वाला जो है वो जब हर जगह टैग होता है तो वो उसके बढ़ जाते हैं। सो ये फॉलोअर्स कुछ चीज़ नहीं होती यार। मुझे लगा था वैसे, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना एक आपके क्या कहते हैं ना, दिल की तसल्ली है। ओके। फ़र्ज़ कर लो मैं सोचता हूँ यार अभी मेरे 2,17,000 फॉलोअर्स हैं रियल में, ठीक है, ऑर्गेनिक हैं, कोई ख़रीदे नहीं है, और कल को ये हो जाते हैं 21 मिलियन, फ़र्ज़ करो, ठीक है, 21 मिलियन, क्या तब्दीली आएगी मेरी लाइफ में? क्या तब्दीली आएगी? क्या जो नींद मुझे रात को आती है वो ज़्यादा अच्छी आनी शुरू हो जाएगी? क्या जो मैं खाना खाता हूँ वो ज़्यादा टेस्टी लगना शुरू हो जाएगा? हैं? कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपके दिल की तसल्ली है कि यार ओके अब मेरे जो है ना वो 21 करोड़ फॉलोअर्स हैं या वट एवर द केसेस, 21 मिलियन हैं। सो आज मेरा अकाउंट अगर 2,17,000 रुपये पे भी खड़ा है और वो कल को हैक हो जाता है और वो ज़ीरो हो जाता है, तो वो क्या है फिर? तो सेटिस्फेक्शन आपकी इन चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी तो यार जो हमारे सीनियर्स हैं वो कितनी स्ट्रगल करके आते हैं, तो ये जो है सिर्फ एक दिल की तसल्ली है जो आप बना के बैठे हुए हो। हाँ, फ़ायदे भी होते हैं, मैं वही बात करने लगा था कि फोकस की बात है, जो जिस चीज़ को आप मेनली फोकस करते हो वो आपके दिल को भी अच्छी लगती है, एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। अगर मैं 2,17,000 से भी सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं 21 मिलियन पे भी नहीं हूँ। यस, सही। अच्छा, वैसे सेटिस्फेक्शन की तो जब हम बात कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम ये मेरा अगेन थॉट है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, लॉबिंग का कल्चर आप नहीं अडेप्ट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप 21 मिलियन पे पहुंचते हो तो आपके कनेक्शंस भी तो बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं। मैं इस बात को डिनाई कर ही नहीं रहा कि सोशल मीडिया जो है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित नहीं होता, वो मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन की बात होती है। अगर मेरे 21 मिलियन हो गए हैं तो मुझे ऑब्वियसली अच्छी कंपेन्स मिलेंगी, ठीक है, मे बी कमर्शियल भी उस बेस पे मिले, लेकिन मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके फॉलोअर्स मुझसे बहुत 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 ज़्यादा हैं, ठीक है, बट ना उनको अच्छा काम मिलता है। क्योंकि देखो अगर कोई काम आपको देगा तो एक दफ़ा दे देगा कि यार ओके इसके इतने फॉलोअर्स हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सैयद नूर साहब जिनके साथ मैंने भी एक फ़िल्म की हुई है, वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई, ओके, दैट वाज कॉल्ड प्राइस ऑफ ऑनर। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, ये हमारी टिकटॉकर हैं काफ़ी फेमस, जन्नत मिर्ज़ा, अच्छा, उनको लेके फ़िल्म बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी कि उनके टिकटॉक पे जो है वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, तो उन्हें ये लगा कि ये जो फॉलोअर्स हैं जन्नत मिर्ज़ा के वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिनेमा व्यूवर्स में। वो नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखो जो टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे आपको जो बंदा फॉलो कर रहा है ना, वो एक रेडी वाला भी हो सकता है, वो एक रिक्शा चलाने वाला बैठा हुआ है सवारी के इंतज़ार में यूं करके, तो उसने कहा कि ओ हो टिकटॉक तो खोल के देखूं, तो वो बच्चियां ताड़ने के चक्कर में ना वो देख रहा है जनाब, ओ हो अच्छा ये प्यारी है, ये प्यारी नहीं है, ये वो,
तो वो तो ये कर रहा है, तो उसने जन्नत मिर्ज़ा को भी फॉलो किया हुआ है, उसने फ़लाँ को भी फॉलो किया हुआ है, उसने फ़लाँ को भी फॉलो किया हुआ है, जहाँ उसको अपनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि वो अब वही लड़की या लड़का आप ज़ोर ज़बरदस्ती उसको सिनेमा में ले आओगे तो वो कोई ऐसा कमाल कर देगी या कर देगा कि वो जो रेडी वाला है वो अपनी रेडी बेच के जो है ना वो 1000 रुपये की टिकट लेके न्यूप्लेक्स पहुंच जाएगा। Exactly. तो ऐसा नहीं होता। तो ये फ़र्क होता है कि आपके फॉलोअर्स बेशक बढ़ जाएं और हु नोज यार कि आपके वो फॉलोअर्स हैं भी या नहीं, लाइक आपने खरीदे हुए हैं या नहीं। Fake followers का इतना ज़माना मुझे रोज़ाना 10 मैसेज आते हैं कि यार इतने फॉलोअर्स खरीद लें इतने पैसे में, लेकिन फिर बात वही आती है सेटिस्फेक्शन की। आप एक छोटा सा ना टिप देता हूँ सब लोगों को, किसी के ना ओरिजिनल फॉलोअर्स चेक करने का, कि भाई एक बंदे के फॉलोअर्स हैं फ़र्ज़ करो 1 मिलियन का मतलब है कि 10 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो भाई जब आप कोई पिक्चर डालते हो या कोई वीडियो डालते हो तो 10 में से 8 लाख सोए हुए हैं, ठीक है, सो रहे हैं, ठीक है, और 2 लाख तो जाग रहे होंगे ना, उनको तो नोटिफिकेशन आया होगा कि फलां एक्टर ने, एक्ट्रेसेस ने या उसने इन्फ्लुएंसर ने ये डाली है पोस्ट, तो कम से कम 2 लाख लोग तो देखेंगे उसको या लाइक करेंगे। तो उनके लाइक्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे 1500, 3000, 5000, 10,000, और फॉलोअर्स कितने हैं 1 मिलियन या 7 मिलियन या 8 मिलियन। तो इससे बहुत आपको फ़र्क पता चलता है कि यार या तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा फेक हैं या जो हैं वो मेरे ख्याल से बॉट है वो जा चुके हैं वो खलाई मखलूक है तो वो उनको नोटिफिकेशन बहुत लेट पहुंचता है। सो ये वैसे आसिम भाई इसी से रिलेटेड हुमायूं सईद का भी एक कमेंट आया था इसी मूवी के ऊपर, आपने सुना था वो? नहीं हुमायूं भाई का मैंने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली थी। लेकिन देखे ना वो नूर साहब ने खुद बाद में एडमिट किया था इस बात को कि यार मुझसे आई डोंट नो द रियल स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा लेकिन वो वैसा हो नहीं पाया, कि वो जो टिकटॉक देखने वाले लोग हैं वो सिनेमा व्यूवर्स में चेंज नहीं हुए। वही हुमायूं हैड द सेम कमेंट के हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन इन्फ्लुएंसर एंड अ मूवी स्टार। एग्जैक्टली, मूवी स्टार को लोग देखने आएंगे, इन्फ्लुएंसर को अगर फ्री मीडियम पे आपको उनकी वीडियोस मिल रही हैं तो मोटिवेशन ही नहीं है ऑडियंस के पास कि वो जाके बड़ी स्क्रीन पे उनको देखें। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ हुमायूं भाई की बात से भी, लेकिन एक और फैक्टर ये है कि यार ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे अगर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंटेंशन क्या है मुझे कास्ट करने की? अगर इंटेंशन ये है कि यार ये जब हीरो आएगा तो इसके फॉलोअर्स इसको देखने आएंगे, वो इंटेंशन है, फिर तो ना मैं मेहनत करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये है कि ओके भाई इसमें टैलेंट है, ये करके दिखा सकता है, आप उसको जो है ना साइड पे रखें, उसके फॉलोअर्स को या उसके जितने भी लाइक सब्सक्राइबर्स हैं उनको साइड पे रखें। बस आप ये देखेंगे यार इस इंसान में, इस लड़की में, लड़के में इतना टैलेंट है कि ये धूम मचा देगा, यू नो। तो अगर वो नहीं है तो फिर तो कोई मैटर नहीं करते, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। ओके आसिम भाई, क्विक क्वेश्चन, हम सारों को पता है दैट इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी एस्पेक्ट कमर्शियल्स इज अ गो टू गेम। यस। सो एक चीज़ और लोग भी कहते हैं कि अगर आपने पैसे कमाने तो आप कमर्शियल में जाओ, अगर आपको फेम चाहिए तो आप ड्रामा करो। बट आई थिंक इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ द टू विच एक्चुअली पेज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी एस्पेक्ट। आप ड्रामा से फेम हासिल किया, आप सेलिब्रिटी हुए, फिर जब सेलिब्रिटी कास्टिंग कमर्शियल में आती है दैट्स अ लीग ऑन इट्स ओन। यार बेसिकली ना ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप बोलो यार ओके ड्रामाज में करता हूँ, यहाँ से मुझे पिकअप मिलेगा और मैं कमर्शियल्स में आना शुरू हो जाऊँगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि आप कमर्शियल में आओगे तो वहाँ पे आप लोग आपको देखेंगे, प्रोड्यूसर आपको देखेंगे, डायरेक्टर आपको देखेंगे और वहाँ से आप उठाएंगे। सही है। इट्स मिक्स एंड मैच, ठीक है। कमर्शियल 2 तरह के होते हैं। एक कमर्शियल होता है कि जो ब्रांड आपको बोलता है कि मुझे स्टार कास्ट ही चाहिए, लाइक एक किसी स्पेसिफिक स्टार का नाम ले लिया उन्होंने, फीमेल और मेल, कि भाई मुझे यही चाहिए या इस लेवल का जो है स्टार मुझे चाहिए। वो तो हो गया एक अलग गेम, ठीक है। एक चीज़ ये होती है जो नॉर्मल आपकी टैलेंट बेस्ड जो रील्स बन रही होती हैं, जो फिल्म्स बन रही होती हैं कमर्शियल के हवाले से, तो उसमें
फिर क्लाइंट की मर्ज़ी होती है कि वो आपको किस तरह से चूज़ करता है, कई दफ़ा रिजेक्ट कर देता है, कई दफ़ा आप कैरेक्टर पे पूरे उतर रहे होते हो। सही है। मैं भी बहुत दफ़ा रिजेक्ट होता हूँ, बहुत सारे मैं ऑडिशंस भेजता हूँ, नहीं Still? हाँ बिल्कुल नहीं। देखो ना यार, आप उनकी चेयर पे बैठ के देखो कि वो कैसे देख रहे हैं। वो देख रहे हैं एक कैरेक्टर में आपको, अगर आप उस कैरेक्टर में पूरे नहीं उतर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे एक्टर हो, यू नो आप स्टिल यू आर गुड Yeah, एक्टर। okay. बट ज़रूरी नहीं है कि आप, अब जो संजय दत्त जो है वो एक रोल प्ले करता है, ज़रूरी नहीं है कि शाहिद कपूर सेम रोल वो प्ले कर ले। Exactly, ये शाहिद बात है। कपूर हो सकता है वो संजय दत्त से अच्छा एक्टर हो, बट वो एक कैरेक्टर एक में role आना, में उधर नहीं fit कैरेक्टर करता। हर कैरेक्टर में तो नहीं उतर सकता। Exactly. सो अगर मैं उस कैरेक्टर में पूरा नहीं उतरा, कई दफ़ा मुझे ऑफर आती है कि यार आप 2 बच्चों के बाप बने हुए, अब मैं नहीं लग रहा हूँ उनको बाप, ठीक है मैं खुद बच्चा लग रहा हूँ, तो वो कैसे मुझे कास्ट करेंगे, यू नो Exactly. नहीं होता। तो एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई दफ़ा आपको ड्रामास देख के आप बोलते हैं यार इस बंदे का ड्रामा बहुत हिट हुआ है और ये जो है वो बड़ी रेटिंग आई है, तो उस बेस पे आपको जो है वो TRP? कास्ट किया जाता है। नहीं, टीआरपी तो अलग चीज़ है, ज़ाहिर है टीआरपी अच्छी आएगी तो ड्रामा हिट होगा ना, उस वजह से आपको कास्ट किया जाता है टीवीसीज़ में। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई टीवीसी चल रही है और किसी प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने देखा कि यार ये लड़की कौन है, यार बड़ी अच्छी है, कौन है ये, पता करवाओ इसका। उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ भाई ये लड़की कौन है, उन्हें पता चल गया यार ये लड़की है। सही है। सो जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग ये कहते हैं कि टीवीसीज़ में बहुत पैसे हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके। उसकी वजह ये है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो स्टार बेस्ड टीवीसीज़ होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल टीवीसीज़ होती हैं जिसमें एक्टर्स भी आपको नज़र आते हैं। इतने पैसे नहीं होते कि आप बोलो यार कि एक ड्रामे के पैसे एक तरफ और टीवीसी के पैसे एक तरफ। हाँ अच्छा। थोड़े बेहतर होते हैं, लाइक अगर ड्रामे में आप एक दिन का 50,000 रुपये जो है वो आप चार्ज कर रहे हो, तो टीवीसी में हो सकता है वो उसी दिन आप 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो एक दिन का। तो लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंस उनका होता है जो बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो पाकिस्तान में जो बहुत बड़े स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और जो मिडल में हैं वो उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत पैसा कमा रहे होंगे। और यूट्यूब पे जितनी चीज़ें लिखी होती हैं ना कि यार इसकी वर्थ इतनी है, ये तो इतने पैसे कमा रहा है, एक एपिसोड का पैसे इन्होंने इतने लिए, तो एक दफ़ा क्या हुआ, सब झूठ है। एक दफ़ा क्या हुआ कि यूट्यूब पे मैं देख रहा था तेरे बिन डेज़ की बात है, तो लोग बनाते हैं ना वीडियोस, वो बनाते हैं। तो किसी ने लिख दिया कि मेरी कितनी वर्थ है पता नहीं 50 मिलियन, उसने आगे डॉलर लिख दिया 50 मिलियन डॉलर। तो मैं यूं करके ना मैं अपनी फैमिली से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा 50 मिलियन डॉलर्स मेरी वर्थ है, बेटा आप लोग कहाँ बैठे हुए हो। तो कहने का मकसद ये है कि लोग कुछ भी व्यूवरशिप के लिए ना वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन टीवीसीज़ में पैसे ज़रूर हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये जो आधे से ज़्यादा पैसे हैं ना वो लाइक 30% टैलेंट को मिलते हैं और 70% जो है ना वो एजेंसी जो है वो डकार जाती है। इन देयर पॉकेट्स। यस, गॉट इट। क्या कहते हैं इसको, ये खुला सच है, हाँ, बिल्कुल जो कि बताया नहीं जाता लेकिन मैं बता रहा हूँ। सर तभी तो ये डैन है। ऐसे में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टैलेंट, आम एक बंदा अगर सेलिब्रिटी को देखता है तो वो स्टार स्ट्रक होता है। सेम वे आई थिंक अगर कोई जूनियर एक्टर देखता होगा तो वो भी स्टार स्ट्रक होता होगा। डिड दिस सियालकोटिया पर्सन फेस दिस? तेरे बिन, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, इनकी कास्ट द पीपल वर ह्यूज, हुमायूं सईद, यमुना जैदी, वहाज अली। सर जब मैंने मैं हूँ शाहिद अफरीदी की थी तब तो ऑब्वियसली एक हुमायूं भाई अभी भी माशाल्लाह ही इज़ आवर लाइक नेशनल स्टार, अनडाउटेडली। तो उस वक्त भी थे, तो एक उनको देख लेना ही काफ़ी होता था कि यार उनको सामने देख रहे हैं। तो मैं तो बहुत दफ़ा ना उनको बस ऐसे स्टेयर करता रहता था, वो कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, हंसते कैसे हैं, और डर बहुत लगता था मुझे, बहुत। आई डोंट नो, अभी भी मुझे हुमायूं भाई से बहुत डर तो नहीं अब कह सकता मैं, झिझक बहुत है झिझक है, मेरी। okay. अभी वो मेरे साथ इवन हमने अमेरिका में इकट्ठे टूर भी किए हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन फिर भी ना मुझे ना थोड़ी सी उनसे ना अभी भी झिझक है थोड़ी सी, मैं खुल के बात नहीं कर पाता उनके सामने, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो वो यस, मैं हूँ शाहिद अफरीदी में हुमायूं भाई थे, उनको देख के बहुत डर लगता था मतलब ऐसे नहीं कि वो डांटेंगे, लेकिन एक होता है ना कि बिग स्टार ऑफ योर कंट्री और उनके सामने आप छोटे से बच्चे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, परफॉर्म भी किया उनके साथ और बहुत कुछ सीखा भी।
फिर मेरा पहला ड्रामा था दैट वाज कॉल्ड कर्ज। उसमें नुमान इजाज़ जो हैं वो मेरे बड़े भाई थे, तो उनसे भी मैंने बहुत सीखा। लाइक मुझे याद है कि मुझे बार बार जो है वो डायलॉग भूलते थे, और मैं क्या करता था कि डायलॉग जो है वो बस थ्रो अवे करके चला जाता था सीन से निकलने के लिए ना, कि जल्दी जल्दी मैं अपने डायलॉग फेंकूँ और मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं भूल ना जाऊँ या मेरा फंबल ना हो जाए। तो वो मुझे इजाज़ भाई ने मुझे बुलाया, नुमान भाई ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि पंजाबी में कि बंदे गिन किन्ने ने इत्थे क्रू दे, और मैंने गिने, तो मैंने कहा कोई 17-18 लोग हैं। तो मुझे कहते हैं कि अगर तुम इनके सामने बेइज्जती जो है वो अपनी नहीं करवा सकते, तो जो इतनी करोड़ आवाम तुम्हें देखेगी तो वो जब बेइज्जती करेगी तो कैसा लगेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनके सामने कभी डरना नहीं है, तो अगर रीटेक होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन भागो नहीं, डायलॉग छोड़ के भागो नहीं, स्क्रीन छोड़ के भागो नहीं, टेक योर टाइम एंड अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो एक उनकी बहुत बात मुझे याद आती है। लोहा मनवाया आपने? हाँ, इसी एडवाइस ने मेरे ख्याल है आपको हेल्प किया कि आपने अपना लोहा मनवाया। यार अभी मनवा रहा हूँ, अभी तो बहुत लोगों को मनवाना बाकी है। सो हाँ, फिर ये तेरे बिन में ऐसा था कि यमुना के साथ मेरी एक दो मुलाकातें थीं। एक इवेंट पे एक जगह मैं डिनर करने गया हुआ था दोस्तों के साथ, वहाँ मुलाकात ऐसे हेलो हाय हो गई। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की, जो कभी उस तरह से पूरी नहीं हो सकी। लेकिन तेरे बिन में एक चांस था। तो जिस दिन मेरा पहला दिन था, मेरा ज़्यादा काम यमुना के साथ था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं बहुत कंफ्यूज था रात को। इवन मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया हुआ और इतना मैं कंफ्यूज नहीं होता था। मुझे कन्फ्यूजन इस बात की थी कि जितनी वो आला एक्ट्रेस हैं, तो उनके सामने उस तरह से परफॉर्म करना, और फिर आपको एक कैरेक्टर भी ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर है आपके पास कि आप पठान हो, आपने एक्सेंट भी पुट ऑन करना है, सारी चीज़ें करनी हैं, तो फिर आपने डायलॉग भी नहीं भूलने, सारी चीज़ें, कि यार उनको ऐसा नहीं लगे कि यार फर्स्ट इम्पैक्ट ऐसा हो कि वो बोलें यार कि क्या फारिग, मतलब है, सही बात है, या बस सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दिन जब काम कर लिया, तो फिर मैंने यमुना से पूछा, मैंने कहा आपको लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप करते रहें ऐसे ही। सो वो डर तो था, तो होता है ऐसे। लाइक एक और जो है वो मैं एक दफ़ा परफॉर्म कर रहा था इनके साथ, इश्क जलेबी मेरा एक ड्रामा था, तो उसमें कवि खान साहब थे मरहूम, उनके साथ परफॉर्म कर रहा था। तो वो उस वक्त भी इतने एक्टिव नहीं थे, ये अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उनसे बहुत कुछ सीखा, बातें जो उनकी थीं, लेकिन उनकी हिम्मत को सलाम थी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उस एज में भी, और उस वक्त भी वो इतने ठीक नहीं थे सेहत वाइज, बहुत मुश्किल से काम कर रहे थे वो। तो फिर भी उनका पैशन, और जैसे ही वो डायरेक्टर ने एक्शन बोला, और उसमें उनमें ना एक अजीब सी एक एक खुदाई पावर होती है ना, वो आ जाती थी। तो बड़ा इंस्पिरेशनल था। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको काम करते हुए थोड़ा डर भी लगता है, और डर सिर्फ एक बात का लगता है कि यार आप इतने बड़े स्टार के सामने परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कहीं भूल ना जाओ, अपना जुमला ना भूल जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो बहुत पोलाइट हैं, और ऐसा नहीं है कि वो इतना गुस्सा करें आप पर कि यार ये क्या मतलब भूल रहा है या कुछ ऐसा। तो वो शुरू में होता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। अब थोड़ी वो ज़रूर होती है, जैसे मैंने अभी बताया यमुना के हवाले से, कि एक थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि यार एक इतनी अच्छी परफॉर्मर हैं, तो उनके सामने आपने अपने आप को भी परफॉर्मर जो है वो प्रूव करवाना है। एग्जैक्टली तो वो एक अलग किस्म का डर होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस इम्तिहान में भी जो है वो कामयाब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तेरे बिन, बूम, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दिस सियालकोटी लैड, माइक ड्रॉप मोमेंट्स। मैं हूँ शाहिद अफरीदी फिल्म, मेरी अपनी फीलिंग है, दैट वाज अ फिल्म मेड प्री मेच्योरली। उस मूवी को उस वक्त नहीं रिलीज़ होना चाहिए था, वो अगर अभी रिलीज़ हो तो उससे मेरा ख्याल है 10 गुना ज़्यादा बिजनेस कर जाती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये सेम बात हुमायूं भाई जो उस फिल्म के हीरो भी थे और प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने भी कही थी, मैंने सुना था। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म जो है वो प्री रिलीज़ थी, प्री मेच्योर थी। तो अभी वाकई इस ज़माने में, और अब चूँकि क्रिकेट का जो शौक़ है उस वक्त भी लोगों को बहुत था, लेकिन
इस वक्त अगर जिस तरह का बूम आ चुका है, सिनेमाज Boom, बहुत बन चुके okay. हैं, सिनेमाज बहुत बन चुके हैं ना, बिल्कुल। तो आप बिजनेस कैसे करोगे? सिनेमा से ही सिनेमा के करोगे थ्रू ना। करोगे। तो उस वक्त हुमायूं भाई ने भी कहा था कि वो बहुत कम सिनेमाज थे, तो अब तो बहुत आई ज़्यादा थिंक सिर्फ सिनेमाज फेज हैं। 8 पे एक ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली तो अब तो सिनेमाज बहुत ज़्यादा हैं, तो सोशल मीडिया का भी गेम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो खैर, लेकिन जो किस्मत में होता है वो उसी वो वक्त लिखा exactly. हुआ होता है। दैट्स इट। ओके, फेयर इनफ। तेरे बिन में सर, योर रोल वाज एन इंस्पिरेशन। एक कैरेक्टर इस तरह, पहले तो एक पंजाबी लड़के ने पठान कैरेक्टर कैसे, सर ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस है, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है, दो डिफरेंट कास्ट हैं, इनका परफेक्ट जेलन एज एन एक्टर सेज अ लॉट अबाउट योर ओन स्किल माशाल्लाह। पहले तो सर इस पे इनसाइट प्लीज। यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। सर आई एम बीइंग रॉ ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट टाइम। डैड का शुक्रिया अलग एक तरफ, दैट यू केम, नहीं। यू सॉ व्हाट आई डिड एज वेल। नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हबीब साहब एक हमारे बहुत 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 सीनियर जो है वो एक फिल्म स्टार थे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो फौत हो चुके हैं। तो जब मैं हीरो बनने की तरंग जीता था, तो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप हुई थी लाहौर में, सैयद नूर साहब की एकेडमी में। तो वहाँ ना उन्होंने एक बात कही थी जो आज तक मेरे दिमाग में है। तो उन्होंने इंग्लिश का एक जुमला बोला था कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट सेल्फ निगेशन। ओके। तो अपनी ज़ात की नफ़ी करना जो है वही एक्टिंग है। तो जो मैं आसिम महमूद अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं ऐसा ही हूँ, मेरा लहजा ऐसा ही है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार जब आप नॉर्मली बात कर रहे होते हो तो आपका लहजा जो है वो पंजाबी होता है, जब आप टीवी में एक्ट कर रहे होते हो तो वहाँ लगता ही नहीं है। सो वहाँ मैं एक्ट कर रहा होता हूँ, वहाँ मैं आसिम महमूद नहीं होता, वहाँ मैं वो कैरेक्टर होता हूँ जो प्ले कर रहा होता है। ही कैन बी ए बिजनेसमैन, वो एक गुंडा हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, लवर हो सकता है, पठान हो सकता है, वो तो व्हाटएवर द आपकी वेट केसेस, देखेगी। व्हाटएवर द केसेस। तो वो कैरेक्टर्स हैं मेरे। रियल लाइफ में मैं कैसे बात करता हूँ वो मैं ऐसे बात करता हूँ। मैं अगर एक पठान का कैरेक्टर कर रहा हूँ या तेरे बिन में मैंने किया, और वहाँ किसी को आसिम महमूद नज़र नहीं आना चाहिए था, ना कि मेरे बोलने के स्टाइल से, ना मेरे एक्सेंट से, तो उसका क्रेडिट जो है वो मैं बिल्कुल अपने डायरेक्टर को देता हूँ। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं अब्दुल्ला कादवानी एंड असद भाई, उनको कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक जो उनका एक ह्यूज प्रोजेक्ट था, उसमें एक एक चलते हुए जहाज़ में एक छोटे से इंसान को बिठाया। तो Sir, पहली you're बात being तो very ये है humble. कि उनकी एक नवाजिश है। दूसरी बात ये होती है कि डायरेक्टर का बहुत इनपुट होता है। तो जब मैंने सिराज भाई से इस कैरेक्टर के हवाले से डिस्कशन की थी, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो पठान है या क्या है। तो उन्होंने मुझे लुक बताई कि इसकी लुक ये होगी, ये पहन रहा होगा, ये पहन रहा होगा, ये ऐसे कपड़े पहनेगा, ये करेगा, वो करेगा, और ठक उन्होंने कॉल बंद कर दी। ओके। तो लाइक 2 मिनट बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये जो लुक बताई है उन्होंने सिराज भाई ने, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पठान की लुक होती है। तो वही पश्तो चप्पल और जो है ना पश्तो वाली टोपी। तो मैंने दोबारा उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा सिराज भाई आपने मुझे अभी ये जो बताया है, इसका लुक बताया है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पठान है। तो वो सिराज भाई ने अपने स्टाइल में बोला, तो हाँ जानी पठान ही है ना, पठान ही होगा। तो मैंने कहा क्या एक्सेंट भी इसका पठान वाला होगा? तो कहते हैं हाँ ना, वही होगा। अच्छा, मैं उसके बाद ना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। एक तो कैरेक्टर वो इटसेल्फ बहुत अच्छा था, वो फारूक दिल का, लेकिन अगर वो पठान ना होता तो मैं समझ सकता हूँ कि वो इतना शायद लोगों को पसंद ना आता। ठीक है, एक तो हल्का सा उसमें कॉमिक एलिमेंट जो है वो भी शामिल हो गया था हल्का सा, और दूसरा ये होता है कि वो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी किसी जगह या किसी प्लेटफॉर्म पे, स्क्रीन पे, वो मैं पठान कैरेक्टर प्ले करूँ कोई भी। लेकिन मेरे जहन में ज़्यादा ये रहता था कि यार मैं कॉमेडी प्ले करूं, पठान को कॉमेडी में प्ले करूं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो टीवी पे चीज़ चल रही होती है उसको पठान को कॉमिक ही दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमिक दिखाते हैं। तो लेकिन ये उस तरह का कॉमिक नहीं था, ये तो सीरियस था, लेकिन हल्की सी इसकी हरकतें होती थी, जिस तरह से क्यूटनेस से बात करता था, एक सादगी थी, तो वो एक प्यारी सी लगती थी चीज़। तो मुझे यहाँ पे मौका मिला कि यार मैं यहाँ पे जो है वो अपना ये साइड भी दिखा सकता हूँ कि यार आई कैन डू दिस। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि यार ये आपने कैसे किया, तो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन।
जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पठानों से ताल्लुक़ रहता है। जब आप किसी तनूर पे रोटियां लेने जाते हो, वहाँ पे भी आप बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाओ, वहाँ पे जो होलसेल की दुकानें हैं पठानों की हैं। आपके यहाँ जो कालीन बेचने आते हैं वो भी पठान हैं, तो आपको रिक्शा ड्राइवर भी पठान मिल जाते हैं। तो हर फील्ड में हैं, आपको ऑफिसेज में भी मिल जाते हैं। हमारी टीम में एक पठान है। एग्जैक्टली हमारी क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा पठान है। तो आप जब उनसे बात करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो उनके एक्सेंट को आप देखते हो कि वो किस लफ्ज़ को कैसे बोलते हैं। तो वो मेरे जहन में था। मैंने लिटरली कोई प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कोई होता है ना रेफरेंस वीडियोस देखना, या कोई रेफरेंस ड्रामा देखा, इंस्पिरेशन ले लेना, या इंस्पिरेशन ले लेना कि यार उन्होंने ऐसे बोला था, मैं भी बोलूँगा। तो मैंने बस ये सोचा हुआ था कि मैं जितना हो सके जो नेचुरल आवाज़ निकलेगी ना, उसकी नेचुरल आवाज़, नेचुरल एक्सेंट जो उसका निकलेगा नेचुरल, वो बोलना है। बहुत ज़्यादा उसको बनाना नहीं है कि ओ माड़ा क्या हो गया तुम्हें, इतनी रात को तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, ये है एक्सट्रीम, ये आप बहुत एग्जैजरेट कर रहे हो। तो अगर इसी लफ्ज़ को इस तरह से बोला जाए नेचुरली, कि माड़ा क्या हो गया तुम्हें, इतनी रात को क्यों निकली हो, तो वही चीज़ नेचुरल वे में आ गई, और ये एक्सेप्टेबल भी लगता है उस तेरे बिन ड्रामे में। तो अगर मैं तेरे बिन ड्रामे में ये वाला एक्सेंट पुट करता, या इस तरह की लाउडनेस पुट करता कि माड़ा क्या हो गया तुम्हें, इतनी रात को कौन निकलता, तो वो फ़नी हो जाता। लोगों को समझ ही नहीं आता। सो ये बारीक एक लाइन होती है जो आपको चूज़ करना होता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि उन्होंने भी मुझे गाहे गाहे समझाया कि यार इस तरह से, ऐसे नहीं, ऐसे। सर पहले तो हैंड्स डाउन ये जो डायलॉग किए ना, नेल्ड इट ऑफ। थैंक यू नेल्ड इट ऑफ। बीच में ओके, यू मेंशन्ड द फैक्ट कि यस, डायरेक्टर को यू गेव द क्रेडिट एंड ऑब्वियसली ड्यू एज वेल दैट ही गेव यू, कि वो मार्जिन आपको मिल गया। बट एट द सेम टाइम अगर एक्टर एक रोल प्ले कर रहा होता है, ये मेरा थॉट है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, कि अगर आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो तो जो ऑडियंस होती है वो आपको वही समझना शुरू कर देती है। बिल्कुल। ओके, सो डू यू टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, और डू यू टेक दैट एज कि भाई नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है, आसिम महमूद इज़ द वन दैट आई हैव एट दिस पॉइंट टाइम। यार बेसिकली मैं ये बिलीव करता हूँ कि अल्लाह आपको जिस तरीके से इज़्ज़त देता है ना, जिस तरह से देता है, उस पे हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और उस चीज़ को ऑन करना चाहिए। मैं इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ। तो मुझे इज़्ज़त अल्लाह फ़ारूक दिल के कैरेक्टर में दे रहा है, तो मैं उसको भी दिलो जान से कबूल करूँगा। मुझे अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, उससे अगर अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। whatever the play I did in my past, जहाँ से मुझे इज़्ज़त मिल रही है वो मेरे लिए काबिल कबूल है। तो लोग जो हैं ऑब्वियसली आपको उस तरह से देखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि जब आप टीवी पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो जैसे मैंने फ़ारूक दिल का कैरेक्टर प्ले किया, तो उसमें मेरा एक गेटअप था, शलवार कमीज़, खेड़ी, ऊपर वो उसके बोलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें। अब वही तो बात है कि मैं नॉर्मल आसिम महमूद तो वैसा नहीं है। Exactly. मैं तो ऐसा हूँ जैसे अभी बैठा हुआ, ऐसे बोलता हूँ। अगर आपको मेरा लहजा पंजाबी भी लग रहा है तो लगे यार मैं हूँ पंजाब का, तो पंजाबी नहीं आएगी तो कौन सा लहजा आएगा। सो ये वही बात है ना, आप अंग्रेज़ को ले आओ यहाँ पे और उसको बोलो कि यार पंजाबी ज़रा बोल के दिखाओ, तो वो अंग्रेज़ हमारी तरह पंजाबी थोड़ी बोलेगा या हमारी तरह सिंधी थोड़ी बोलेगा, वो तो जैसे उसको आएगी वैसे बोलेगा। एग्जैक्टली। सो हम भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक आप कोई 10-15 साल वहाँ गुजार नहीं लेते, आपका भी एक्सेंट वो वाला नहीं बनेगा जो ब्रिटिश बोलते हैं, यू नो, सो कॉल्ड अक्लेम्ड। तुम भी जाने वाले नहीं बोलते हैं, वो आधे खा जाते हैं लफ्ज़। मतलब ये देखो ना कि वो उनका है। तो कहने का मतलब ये है कि इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है, रिकग्निशन बहुत है। तो आई एम सो ब्लेस्ड एंड हम्बल कि भाई मेरी चेहरे की रिकग्निशन बहुत है। रिकग्निशन मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कहीं मैं गया हूँ और लोगों ने पहचाना ना हो। एक पहचान ही होती है कि एक बंदा मेरा प्रॉपर व्यूअर है, वो मेरा हर ड्रामा देखता है तो वो तो पहचान लेगा। एक बंदे ने सिर्फ मेरी झलक देखी हुई है किसी ड्रामे में कि ऐसे गुजरते हुए एक सीन देख लिया, वो भी पहचान लेता है। तो मेरा फेस ऐसा है कि लोग पहचान जाते हैं। अच्छा यार आपको, बहुत से लोग मुझे कहते हैं आपको कहीं देखा है, तो मैं कहता हूँ यार अभी देखा है भाई, अभी तो देख रहा है ना मुझे अभी देखा है। सो कई दफ़ा ना मैं बहुत मजाक उड़ाता हूँ। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं एक शॉप पे था, तो मैं बहुत जल्दी में था, हार्डवेयर की शॉप पे था, क्योंकि मैं ना
घर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं। घर में वुड वर्क भी कर लेता हूँ। नहीं, वुड वर्क। Okay. मैंने बहुत वुड वर्क किया हुआ है। DIY. नहीं यार, लाइक घर से रिलेटेड इंटीरियर Okay, जो चीज़ें सही होती है ना, जैसे टीवी कंसोल है, टीवी मैंने वो खुद बनाया हुआ अपना घर का। Good यार. सो मैं कभी पिक्चर तुम्हें भेजूंगा, तुम Done. विल बी अमेज्ड कि यार ये हो ही नहीं सकता। Done. और इस तरह से एक आयरन स्टैंड मैंने अपने घर में खुद बनाया था, आयरन करने के लिए, अलमारी पूरी कबर्ड टाइप। सो मुझे थोड़ा शौक है, तो मैं ऐसे हार्डवेयर की शॉप पे था एंड आई वाज टू मच इन हरी। तो उसने ना वो भी पठान था, कहता है हमने तुमको कहीं देखा है। तो उसने बोला भी इसी एक्सीडेंट में था. मैंने कहा भाई ओहो, मैं अब जान छुड़ानी थी। मैंने कहा अब इसको मैं बताऊंगा मैं एक्टर हूँ, तो ये पूछेगा अच्छा कौन सा ड्रामा आ रहा है तुम्हारा, मुझे यूट्यूब का लिंक दो, ये करो वो करो। तो मैंने कहा यार जान छुड़ानी जल्दी जल्दी। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ओहो तुम वो एक्टर तो नहीं समझ रहे, मुझे टीवी में आता है वो। कहता हाँ वो ही हो तुम। मैंने कहा ओ नहीं भाई, मेरी शक्ल मिलती है उससे, मैं नहीं हूँ वो। तो उसने मुझे कहा अच्छा क्या चाहिए। फिर वो सीधा हो गया ना मेरे साथ। पहले वो बराबर तुमको कहीं देखा है, उसके बाद वो सीधा हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें, ये दे दो, अच्छा चलो जाओ सो यू नो। तो कई दफ़ा अच्छा लगता है इस तरह से। और शुरू में बड़ा मज़ा आता था। शुरू में क्या होता था कि जब मैं नया काम करना शुरू हुआ, तो आपको एक अंदर से ना शौक होता है कि यार आपको कोई पहचाने। तो अब मैं कहीं पब्लिक प्लेस पे जाता था, तो मैं जानबूझ के ना ये ऐसे करके ऐसे लोगों को खुद देख रहा हूँ, हाँ भाई कोई तो मुझे पहचाने। कोई हो गया, किसी ने पहचान लिया ना, अब वो देख के ना मुझे बातें कर रही है फैमिली आपस में, तो वो मैं जनाब ऐसे हो रहा हूँ कि मिल गई recognition. शुरू में हाँ जी मैं ही हूँ वो, यस यू आर राइट, मैं ही हूँ वो। तो वक्त की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब तो ऐसा होता है कि मुझे एक मतलब यूं देखने में ही पता चल जाता है कि यार ओके दे आर स्टेयरिंग मी, या वो पहचान रहे हैं, तो ये वो। तो इवन मेरे अपनी फैमिली जो है, मेरी बेटी कई दफ़ा बोल रही होती है बाबा वो देखें वो आपको देख रहे हैं, वो वाई दे आर लुकिंग एट यू। मैं कहता हूँ यार जन्नत छोड़ दें यार, देखने दें उनको, कोई बात नहीं, उनको पता है। They'll get used to it. तो अब तो यूज़ टू हो चुका हूँ। अच्छा हो गए। लेकिन मैं हमेशा अपने फैंस के साथ बहुत तमीज़ से, बहुत प्यार से, बहुत हम्बलनेस से मिलता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ कि अगर कोई पिक्चर भी खिंचवाने आ रहा है मेरे पास, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बाद ये मेरे फैंस हैं जिनकी वजह से मुझे इतना प्यार मिलता है। तो अगर मैं उनको ही जो है वो एक नीची नज़र से देखूँगा कि यार ओहो मतलब क्या यार मुझे ये करने दें, एटीट्यूड, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। वो नहीं तो पसंद। अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो आप हो। तो मेरी फैमिली की मुझे चीज़ें मिली हुई हैं, मेरे खून में है, वो नहीं मैं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए, मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ, मैं कुछ भी ना रहूँ, तो मैं ऐसा ही हूँ। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। आप जितने बड़े स्टार बन जाओ, घर पे तो आप वही दाल ही हो ना। घर पे तो दाल ही हूँ मैं। वो क्या हो रहा था कि कल मैं कहीं अपनी फैमिली को लेकर निकला हुआ था, तो किसी ने क्या कहा कि हाँ जी क्या हो रहा है आजकल। तो मैंने कहा यहाँ काम हो रहा है या घर के काम हो रहे हैं, तो इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। आसिम भाई, गिवन योर बॉडी ऑफ वर्क, सर वर्क तो छोड़ देना, माशाल्लाह से हैंडसम आप इतने, बेटी आपकी तो चलो है जन्नत, बीवी आपकी इनसिक्योर नहीं होती फैंडम से? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 2 बेटी हैं, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम इल्सा है। सो यार वाइफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो ना कंट्रोल्ड रखती हैं थोड़ी चीज़ें। मतलब इस तरह से है कि जहाँ उनको पता लगे कि यार ये ओके, ये तो प्रोफेशनलिज्म है। लाइक ड्रामे में अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ रहा हूँ या रोमांटिक डायलॉग्स बोल रहा हूँ, तो वो तो उनको पता है कि यार ये इनके काम का हिस्सा है। वो कभी नहीं पूछती कि हाँ भाई ये क्यों ऐसा इतना क्लोज क्यों आए, या ये वो तो डिमांड है ड्रामे की। हाँ बट अगर ऐसे किसी लड़की का हाथ पकड़ लूँ तो फिर तो मेरा हाथ कट जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि काम होता है और वो अंडरस्टैंड करती हैं। शी इज़ माई फर्स्ट कज़न, तो वो अंडरस्टैंड करती हैं इस चीज़ को। ओके। जब तक पैसे आ रहे हैं ना तब तक तो गेम ठीक है। जहाँ पैसे नहीं आ रहे, उल्टा खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे गेम खराब है। वहाँ आप गए। गॉट इट। सो या ओके, फेयर इनफ। आसिम भाई, ऑन अ साइनिंग नोट, मुझे पता है आप गाते हैं सर, यार द स्टेज इज ऑल योर्स। मैं गारंटी नहीं दे रहा, अच्छा गाने में और गाने में फ़र्क है। तो मैं गाता हूँ बस, अच्छा नहीं गाता। सर बट स्टिल द फ्लोर इज ऑल योर्स। देखो इस वजह से तुम्हारे व्यूज़ कम हो जाए तो सर मैं कोई ब्लेम नहीं करूँगा। एडवांस
चलो मैं थोड़ा गुनगुना देता हूँ. Sir, please. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. जीना इसी का नाम है. Sir,